जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम होना है और समय आप लोगों के बीच अब कम है। अगर अब भी आप मेहनत नहीं किए तो निश्चित है आपका जो रिजल्ट होगा वो ख़राब होगा। तो बच्चों, अगर अभी तक आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस के उन सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर भी चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। इस चैनल के माध्यम से बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी की संपूर्ण और सटीक प्रश्नों की तैयारी करवाया जाता है। चूंकि पीछे अभी देखने आप लोग जो देखे होंगे कि क्लास 10 की जो एग्जाम हुए, इस चैनल से कई प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 9 के साइंस के उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो निश्चित है एग्जाम में बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा बच्चों कि इस विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, मैंने सामग्रियाँ वो किससे बने होते हैं, तो पदार्थ से बने होते हैं। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ की जो होती है मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे 5 अवस्था में बांटा है बेटा। तो 2 और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं बेटा, तो आप लोगों ने चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है और 5वां जो है वो साइंटिफिक कंडेंसेट है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग ठोस जानते हैं, द्रव जानते हैं, गैस जानते हैं। अगर पूछे तो टोटल कितने होते हैं, 5, ये भी याद रखोगे। हाँ, चौथा प्लाज्मा और सबसे नवीनतम जो खोजा गया है वो साइंटिफिक कंडेंसेट है। ठीक है, 5वीं अवस्था। ठोस में क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जो द्रव होता है बेटा उसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब समझिए, इसमें से जल आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। बोले सर तीनों अवस्था में कैसे कोई हो सकता है, तो बेटा इसको समझिए हम। ठीक है, तो जब कोई जल जो है बेटा, देखिए जल जो है ये तो द्रव अवस्था में है। अब जब ये ठोस बन जाता है, ठोस अवस्था में कब होता है, जब ये बर्फ बन जाता है। कब हो जाता है, तो बेटा जब ये बर्फ बन जाता है, तापमान जब कम हो जाती है तो ये बर्फ के रूप में आ जाती है, जिसे हम लोग ठोस अवस्था में कहते हैं। लेकिन जब इसी जल को गर्म कर दिया जाता है तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह गैसीय अवस्था में हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो जल होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं बेटा। कह रहे भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने के पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। अब किन में किया था बच्चों, तो भारत की जो प्राचीन दार्शनिकों ने थे, किसने, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों ने नहीं। ठीक है, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन थे, अग्नि, आकाश, वायु, इनमें से सभी। तो बेटा इनमें से सभी है। ठीक है, प्रश्न क्या अगला, कह रहे पदार्थ बने होते हैं। अब पदार्थ किससे बने होते हैं बेटा, तो जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। अब समझिए, जब किसी पदार्थ में तापमान को हम लोग वृद्धि करेंगे, यानी तापमान में वृद्धि कर देंगे, तो उनकी जो कण होगा उनकी गति में क्या होगी, बेटा गति जो होगा वो तेज हो जाएगी और तेजी से वे गति करना प्रारंभ कर देंगे, तो गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि द्रवों का, अब द्रव का भी हमने जस्ट पढ़ा ना बेटा, द्रव का क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, नहीं बेटा, द्रव जो होता है उनका आकार अनिश्चित होता है। तो आकार अनिश्चित किसमें दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही आप लोग को दिख रहा है, आकार अनिश्चित है। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो पहले पूछे गए हैं। तो इससे आप लोग को एक अनुमान लग जाता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल जो है होपलेस नहीं होनी है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। एकदम इजी टाइप के प्रश्न आते हैं, बस शर्त यह है कि आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहना, रेगुलर आप लोग को कंटिन्यू
मतलब पढ़ाई करते रहना है। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? आप समझिए बच्चों, जो गैसीय अवस्था होती है, ठीक है, अन्य दो अवस्था मान के चलिए ठोस और द्रव, उनकी तुलना में जो होती है वो अधिक होती है। तो क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? ठीक है, तो नियमित और तीव्र होती है, अनियमित होती है, अनियमित और तीव्र होती है, और नियमित होती है। तो बेटा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनियमित और तीव्र होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बेटा आपके पास में कह रहा है, किसी वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। आप समझिए कोशिका, ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले कब हुआ था बेटा? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन ये जो कोशिकाएं थी वो मृत थी। तो फिर सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो 1674 ईस्वी में बेटा ल्यूवेन हुक ने किया था। तो कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी प्रत्येक जीव की जो निर्माण हुआ है बच्चों कोशिका से हुआ है, और प्रत्येक जीव जो कार्य कर पाते हैं वो कोशिकाओं के परिणाम स्वरूप ही कर पाते हैं। इसलिए जो कोशिका होती है उसको जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही गई है। अब कोशिका का जो केंद्रक होता है बेटा, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो केंद्रक का जो पता है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। ल्यूवेन हुक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा आपके पास में, कह रहा है केंद्रक में पाए जाने वाले एक गाढ़े द्रव्य, यानी गाढ़ा प्योर द्रव्य नहीं होता है, गाढ़े द्रव्य, इसको क्या कहते हैं? तो जो केंद्रक में आप लोगों ने देखा होगा एक गाढ़े के रूप में जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं बेटा, याद रखोगे। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके पास में है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण केंद्र है? यानी इनमें से कौन है बेटा जो प्रोटीन का निर्माण करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है बेटा। प्रोटीन का जो है उसे फैक्ट्री कहा जाता है, किसे? राइबोसोम को। लाइसोसोम जो होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होती है काफी जठर रस पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं अपने ही कोशिका को पाचन कर देते हैं, यानी कि इसमें जो होता है इसको गलाने का कार्य कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो इसे कोशिका का जो होता है पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है बेटा आपके पास में, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? अब जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है बेटा? तो याद रखना ये सेलुलोज की बनी होती है। किसमें बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है बेटा याद रखना, ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। आप लोग से पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न से कौन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो आप लोग कहोगे, ठीक है, जो पादप कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न कह रहा है पौधे की जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? अब समझिए, तो पौधे की जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण होता है बच्चों, ये किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, संकुचन, परासरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, परासरण द्वारा। अब समझिए पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो पौधे जो होता है अपना भोजन, ठीक है, किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो याद रखना बेटा प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले बेटा आप लोग को क्या होता है? CO2 की आवश्यकता होती है गैस की। इसके बाद क्या होता है? सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सभी कच्ची सामग्रियों की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जन होता है बेटा? तो ये कौन सा होता है? तो ये ऑक्सीजन गैस उत्सर्जन होता है। आप सभी याद रखोगे उत्सर्जन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझिए बच्चों, जब पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो तैयार करते हैं, तो उन भोजन को पौधे की विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बेटा फ्लोएम उत्तक, आप लोग याद रखोगे फ्लोएम उत्तक। ठीक है, जबकि जल और जो खनिज होता है
उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम करता है। ठीक है, तो एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, जल, ज से जल और ज से जाइलम। तो जल और खनिज को पहुंचाने का कार्य जाइलम करेगा, जबकि खनिज पदार्थों को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, सॉरी भोजन को, तो भोजन को कौन करेगा बेटा, फ्लोएम। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। अपरागणता, चयनित और अर्धपरागणता, पूर्ण प्रायणता, अतिप्र। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बेटा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चयनित या अर्धपारगम्यता। क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, वो कुछ ही जो होते हैं आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनको ही अंदर आने या बाहर जाने देती है, और जो हानिकारक होते हैं उसको बाहर तो अंदर प्रवेश करने से रोक देती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो बेटा ध्यान दीजिए, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तो ये कोशिकाएं जो होती है बेटा वो संकुचित हो जाती है। क्या होती है, संकुचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब समझिए, कोशिका का जो सिद्धांत था उनका प्रतिपादन बेटा स्लीडन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था, स्लीडन एवं स्वान ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है केंद्रक नियंत्रित करता है। अब केंद्रक जो होता है, किसी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या नियंत्रित करता है बेटा, आनुवांशिकता को, केंद्रिका संश्लेषण को, कोशिका के विभिन्न कार्यों को, सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न है बेटा आपके पास में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का एक समूह है। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, जितने भी भौतिक राशि है उसको दो प्रकार से बांटा गया है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम जो होते हैं दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जबकि जो अदिश राशि होते हैं उसको क्या कहते हैं इसमें, ठीक है, दिशा और परिणाम दो में से एक ही होते। ठीक है, अब समझिए कह रहा है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह है जो सदिश राशियों का है। तो बेटा इसमें देखिए जो दिया हुआ है इसमें कौन है जो सभी के सभी जो है वो सदिश है, कार्य, ऊर्जा, बल, इसमें नहीं होगा। अब तीसरा नंबर देख पा रहे हैं बेटा, वेग भी है, जो त्वरण भी है और बल भी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वेग का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, तो अगर रखोगे मीटर पर सेकेंड। चाल का भी जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, तो बल का एसआई मात्रक आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो वही एक भार भी पढ़े होंगे आप लोग, भार जो है, भार का एसआई मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। अब समझिए भार और बल दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। भार का जो मान होता है बच्चों ये चेंज हो जाता है, जबकि जो द्रव्यमान का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, ठीक है, हमेशा जो होता है वो सेम रहता है। अब आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, ठीक है, उन चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी पर के भार का जो हो जाता है 1/6 गुना हो जाता है। ठीक है, और अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार मान के 6 kg है तो इसका पृथ्वी पर जो हो जाएगा इसका 6 गुना हो जाता है। तो 6 छक्के क्या हो जाएगा बेटा, तो 36 kg हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसको ये से सूचित करते हैं। ये बराबर क्या होता है बेटा, v माइनस यू बाई टी, जहाँ v बराबर क्या होता है अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक और t बराबर समय। इसका जो एसआई मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप सभी याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है बेटा आपके पास में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बल का कार्य है, यानी बल क्या कर सकता है, ये चाल में परिवर्तन कर सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा बेटा कि जो बल है वो किसी वस्तु पर लगाने पर इसकी जो चाल होती है उनमें परिवर्तन कर देती है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल। आकृति में परिवर्तन कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो कहोगे सर ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है।
अब इनमें से देखो बेटा कि कौन है जो सदिश राशि। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। याद रखना क्या है, सदिश राशि है। बाकी सब क्या है, ये अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। बल का SI मात्रक क्या होता है बेटा, तो न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो ये भी पढ़िए जाइए। तो इसका कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं, वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो जाए तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं। आप समझिए, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले जितने भी बल होते हैं उन बलों का अगर परिणामी बल शून्य हो जाए बेटा, तो उस बल को हम लोग कहेंगे कि यह संतुलित बल है। क्या है, संतुलित बल, ठीक है। चलिए, अगर शून्य ना हो तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित बल। बेटा एक चीज और आप लोग से पूछ लिया जाता है एग्जाम माइनर कि संतुलित बल पर क्या होता है कि वस्तु की गति की दिशा किधर होगी। तो जब संतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु गति नहीं करती है, जो वस्तु होता है वो गति नहीं करती है, ठीक है। जबकि असंतुलित बल की स्थिति में ये गति करने लगती है। जिस ओर अधिक बल लगाया जाता है उस दिशा की ओर वस्तु गति करने प्रारंभ कर देती है। यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल है। आप समझिए बेटा, अगर किसी वस्तु पर लगा रहे हैं और उसमें जो परिणामी बल है वो 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल है, संतुलित तो हो नहीं सकता, क्योंकि संतुलित बल में क्या होता है कि 0 होता है इसका, है ना। बल जो होता है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो असंतुलित बल। अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। बेटा समझ लीजिए, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। याद रखना ऊर्जा, ठीक है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर, ठीक है। कार्य का सूत्र क्या होता है, अब समझिए बेटा, कार्य जिसे हम लोग W से सूचित करते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु उस दिशा की ओर अगर विस्थापन हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि कार्य हो रहा है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो बल इंटू विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है, जिसे J से सूचित करते हैं। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, समझिए, बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, समझ रहे हो। अब बेटा समझिए, बहती हुई जो हवा होती है उनमें कौन सी ऊर्जा है, तो बहती हुई मतलब गति, हवा में गति है, तो हवा में गति से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहेंगे बेटा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अब समझिए, जो तना हुआ धनुष होता है, तना हुआ धनुष में आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो बेटा याद रखना अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में है कि बल एवं विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बेटा बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। याद रखना संवेग कहते हैं, ठीक है, जिसे P से हम लोग इंडिकेट करते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रख लेना बेटा, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। प्रश्न आपके पास में क्या, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है तो उसे कहते हैं, तो वह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दोनों। तो इसका सही हो जाएगा बेटा दोनों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है कि किसी भी वस्तु में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इनका विनाश किया जा सकता है, अर्थात जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है। ऊर्जा संरक्षण भी वही कह रहा है कि ऊर्जा को ना ही हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं ना ही इसको विनाश कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अगला कह रहा है कि कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। अब कोयला पेट्रोलियम के जलने से क्या परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा की ध्वनि, अच्छा ध्वनि क्या आवाज उत्पन्न हो रही है, नहीं ना। ताप ऊर्जा नहीं बेटा, पहले ताप कहाँ से हो जाएगा, तो ध्वनि कम रासायनिक ऊर्जा में, ध्वनि कम रासायनिक, ये सब तो होगा नहीं। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो होगा बेटा वो ताप, चूंकि कोयला पेट्रोलियम को जलाने से हमें क्या होता है, उष्मा की प्राप्ति होती है, और उष्मा से हमें क्या होता है, ताप प्राप्त होती है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या अगला, देखिए कह रहा है
कि जूल किसका SI मात्रक है। अब समझिए जूल जिसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं ये किर्जा। अब यहाँ समझिए बेटे ऑप्शन आप लोग कैसे छाटोगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शक्ति, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है शक्ति का SI मात्रक वाट होगा, तो यहाँ बोला जूल होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बल का SI मात्रक क्या होता है बेटा, तो बल का SI मात्रक कहोगे सर न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन यहाँ दिया है क्या, नहीं। यहाँ फिर शक्ति दे दिया, नहीं। तो कार्य जो ऊर्जा होता है इसका SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे समझिए बेटा कह रहा है बेटा आपके पास में कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो कह रहा है बेटा कि किसी जो गतिशील पिंड है उनकी वेग को हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, घट करके कितना हो जाएगा, 1/4। अगर इनके पिंड का जो वेग है हम लोग आधा कर देंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है बेटा। तो जीवाणुओं के कारण देखिए यहाँ पे 6 रोग जो है ये तो विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे जो टाइफाइड दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कह रहा है सुजान के दादा तपेदिक से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, तपेदिक, यानी कि जिसको टीबी कहते हैं। उनकी बीमारी को आप किस श्रेणी में रखेंगे, जीर्ण और तीव्र दोनों। वह इस जानकारी से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती है, क्रोनिक और तीव्र। तो यहाँ पे क्या होगा, जीर्ण और तीव्र। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बेटा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगाणुओं द्वारा फैलता है। अब कौन सा रोग है जो रोगाणुओं के द्वारा फैल जाता है, उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, नींद की बीमारी, मधुमेह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले जो रोग होता है बेटा आप लोग ने पढ़ रखा है मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। अब मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मादा एडिज मच्छर के काटने से क्या होता है, तो आप लोगों को बताया गया है बेटा कि डेंगू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। अब हैजा जो है बेटा ये किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। जीवाणु रोग का नाम है। अब जीवाणु रोग का नाम है मतलब जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग है क्या कहते हैं, तो टाइफाइड कहते हैं। ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो बेटा याद रखना प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है, तो प्लाज्मेडियम के कारण आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मेडियम के कारण होने वाले रोग कौन से हैं, तो बेटा कहोगे मलेरिया। दाद जो है वो कवक के कारण होने वाले रोग है। ठीक है, चलिए टीकाकरण कार्यक्रम का क्या महत्व होता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि आंगनबाड़ी वगैरह होता है तो कहीं भी कि बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण का मतलब क्या होता है, ये कार्यक्रम तभी सुरक्षा देता है जब बच्चा वयस्क अवस्था में पहुंचता है। ये कार्यक्रम कई संक्रामक रोगों से आजीवन सुरक्षा प्रदान कर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये आपका पॉजिटिव है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संपर्क से फैलने वाले रोग कौन से हैं, यौन संपर्क से फैलने वाले जो रोग है वो कौन है, तो मलेरिया यौन संपर्क से नहीं फैलता बेटा। सिफिलिस, कालाजार, ठीक है, एलिफेंटियासिस। तो यौन संपर्क से फैलने वाले जो रोग होते हैं उसको एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं, जो HIV वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, तो यहां आपका जो सही उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस। ठीक है, चलिए अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है स्वच्छ स्थान में रहना। कैसे नहीं है, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता और सद्भाव, बड़े और सुजित घर में रहना। तो कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो बड़े और सुजित घर में रहना कोई मायने नहीं रखता है। आप छोटे घर में भी रहिए लेकिन अच्छे ढंग से रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए इससे भी यहाँ पे लग रहा है वो सामाजिक समानता और सद्भाव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
कह रहे कौन सी क्रांति फसल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो फसल संबंधी क्रांति कौन सा था बेटा, तो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। भारत में इसकी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में इस क्रांति का जनक जो है एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित था बेटा, तो श्वेत क्रांति जो था वो दुग्ध उत्पादन से था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके पास में कह रहा है दाल से हमें क्या प्राप्त है। अब देखिए दाल जो होता है वो दाल से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन सबसे अधिक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बेटा याद रखना सोयाबीन जो है, ठीक है, सोयाबीन, वहां से सबसे अधिक हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। अब समझिए विटामिन, ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया है, तो फंक ने किया है, याद रख लेना, फंक ने किया है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की जो कमी हो जाए तो रतौंधी नामक बीमारी होती है। बी की कमी से बेटा बेरी हो जाएगा। सी से जो है अस्कर्वी होता है। डी से जो होता है रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, याद रखना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अब समझिए जो रक्त होता है बच्चों, ठीक है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना आप लोग आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अब जो रक्त होता है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है आरबीसी। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉल। अभी जो आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कण, ठीक है, ये जो लाल होता है बच्चों, ये किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको बॉडी का सुरक्षा कवच माना जाता है। ठीक है, अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल बेटा 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होता है, ठीक है, उनका जीवन काल 3 से 4 दिन, कहीं दे देता है सप्ताह दिन। ठीक है, तो जो नई डब्ल्यूबीसी होता है उनका 7 दिन और जो पुराने होता है उनको 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहे सबसे अधिक पाई जाने वाली सरल स्थायी उत्तक कौन से है, तो बेटा कौन से हैं, पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ठीक है, अगला कह रहा है अस्क्लेनकाइमा उत्तक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है, तो ये लेटेक्स के कारण क्या होती है, मिट्टी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो VVI प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम आते आते आप लोग को ऐसे सभी प्रश्नों को मैं करवा दूंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।